हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हमने अभिक्रिया वेग की बात की थी और हमने देखा था कि अभिक्रिया वेग ज्ञात करने के लिए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन आता है उसमें समय का भाग दिया जाता है। यानी अभिक्रिया वेग होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन। क्लियर। और हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो लगातार घटता है। अभिक्रिया का जो वेग है वो लगातार क्या होता है, घटता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, वेग और समय के बीच में वक्र देखा था हमने, और हमने देखा था कि अभिक्रिया का वेग लगातार घटता है। अभिक्रिया का वेग स्थिर नहीं रहता है, इसमें लगातार क्या आती है, कमी आती है। ठीक है। इसलिए दो समय अंतरालों पर हम अभिक्रिया का कौन सा वेग ज्ञात करते हैं, औसत वेग ज्ञात करते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे औसत अभिक्रिया वेग की। औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है? औसत अभिक्रिया वेग किसी दिए गए समय अंतराल पर, कोई भी समय अंतराल होगा, उस समय अंतराल पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर होता है। यानी दिए गए समय अंतराल पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर जो है ना, वही क्या है, औसत अभिक्रिया वेग होता है। औसत अभिक्रिया वेग को हम ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं और ग्राफ की सहायता से इसको हम ज्ञात करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी हमने ग्राफ देखा था अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में, अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में। जैसे ये अभिकारक की सांद्रता है और ये क्या है, इधर समय। अभिकारक की सांद्रता R, समय T। और अभी हमने वक्र खींचा था इनके बीच में, तो किस तरह का वक्र आया था, हमने देखा था कि जैसे जैसे समय में वृद्धि होती है अभिकारक की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। जैसे जैसे समय में वृद्धि होती है अभिकारक की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। अब जैसे हमें औसत वेग ज्ञात करना है, औसत वेग को लिखें हम, तो औसत वेग बराबर होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। डेल्टा C, या C का मतलब सांद्रता से है, यानी सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। यहाँ प्लस माइनस, प्लस अगर ये सांद्रता उत्पाद की है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, अगर ये सांद्रता अभिकारक की है तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। अब हम इस वक्र की सहायता से वेग को पता लगाएं। हम कोई दो समय अंतराल ले लेते हैं, दो समय ले लेते हैं। मान लीजिए एक समय है T1, समय क्या ले लिया हमने, T1। समय T1 पर अभिकारक की सांद्रता क्या है, R1। ठीक। और एक ले लिया समय T2, ठीक है। और इस समय T2 पर ये बिंदु आया, अभिकारक की सांद्रता क्या है, R2। ठीक। मैंने क्या कहा, औसत अभिक्रिया वेग। अब यहां समय T1 और T2 के बीच जो अंतर हो गया वो हो गया डेल्टा T, और अभिकारक की सांद्रता R1 और R2 के बीच में ये जो अंतर हो गया वो हो गया डेल्टा R। ठीक। तो औसत वेग बराबर हो जाएगा किसके, एवरेज रेट बराबर हो जाएगा किसके, अभिकारक की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ, अंतिम सांद्रता कितनी है, R2। प्रारंभ में सांद्रता कितनी थी, R1 अपॉन समय T2 माइनस
T1। ठीक, यहाँ किससे माइनस से अभिकारक की सांद्रता है तो माइनस से। ठीक है, क्यों करते हैं अभी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर R2 की सांद्रता, R2 जो अभिकारक की सांद्रता है T2 समय पर, और R1 जो अभिकारक की सांद्रता है T1 समय पर। ज़्यादा कौन सी है? R1, कम कौन सी? R2। यानी T2 समय पर जो सांद्रता है वो कम है, T1 समय पर जो सांद्रता है वो ज़्यादा है, यानी R2 कम है, R1 ज़्यादा है। तो R2 और R1 का जो अंतर आएगा वो नेगेटिव आएगा। R2 कम है, R1 ज़्यादा है, तो इन दोनों का अंतर जो नेगेटिव आएगा। लेकिन अब इसको माइनस से गुणा करते हैं तो ये नेगेटिव किस में बदल जाएगा? पॉजिटिव में। ठीक, इसीलिए यह माइनस से गुणा किया जाता है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता R2 जो है अंतिम सांद्रता वो कम होती है, तो अभिक्रिया वेग जो है ना वो माइनस में आएगा, और अभिक्रिया वेग माइनस में नहीं होगा। तो इसको माइनस से गुणा करने से वो वेग किस में हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ अंतर माइनस में आएगा, लेकिन इस माइनस से गुणा होने पर वो किस में बदल जाएगा? प्लस में। इसीलिए यहाँ माइनस से गुणा करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ये हो गया एवरेज औसत वेग या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक की सांद्रता से। क्लियर हो गई बात? कोई भी दो समय दे देगा, उन समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है वो हमें पता होगी, तो हम औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें उत्पाद की सांद्रता पता है, उत्पाद की सांद्रता दी गई है, तो औसत वेग कैसे पता लगाएंगे? उसी तरह देखो, हमें पता है उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ क्या होती है? वृद्धि। उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ क्या होती है? वृद्धि होती है। सांद्रता में वृद्धि हो रही है समय के साथ। अब मान लेते हैं किसी समय T1, यहाँ दो समय ले लेते हैं हम, एक T1 और एक T2। T1 समय पर अभी का उत्पाद की सांद्रता, T1 समय पर ये पॉइंट आया, और यहाँ उत्पाद की सांद्रता इस पर कितनी आई? मान लेते हैं P1 है। ठीक, T1 समय पर। T2 समय पर ये बिंदु आया, और T2 समय पर सांद्रता कितनी आई? P2 आई। कितनी आई? P2। ठीक, तो T1 और T2 के बीच में अंतर तो हो गया डेल्टा T, और P2 और P1 के बीच में अंतर हो गया डेल्टा P। ठीक है, तो औसत वेग उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। अब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय से कैसे पता लगाएंगे हम? औसत वेग, देखो उत्पाद की सांद्रता P2 T2 समय पर, यानी अंतिम सांद्रता P2, और T1 समय पर P1 अपॉन T2 माइनस T1। अब P2 और P1 का अंतर कितना है? डेल्टा P। चूंकि देखो यहाँ P2 ज़्यादा है, P1 कम है, तो अंतर किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, अंतर किस में आएगा? प्लस में। इसलिए हम यहाँ प्लस लगाते हैं। उत्पाद की सांद्रता के साथ क्या लगाया था हमने? प्लस लगाएंगे, प्लस का साइन, अपॉन डेल्टा T। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो औसत वेग पता लगा सकते हैं हम अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ दिए गए समय अंतराल पर, तो उसकी सहायता से हम अभिक्रिया का औसत वेग पता लगा सकते हैं। यह हमने समय T1 और T2 माना। अब ये कोई भी हो सकता है, सवाल के अंदर जैसे न्यूमेरिकल देगा तो उसमें कह देगा कि 5 मिनट पर और 10 मिनट के अंतराल पर अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात कीजिए, या 10 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो हमें उन समय अंतरालों पर सांद्रता पता होगी, तो उनकी सहायता से हम अभिक्रिया का औसत वेग पता लगा सकते हैं। ठीक, अभिकारक की सांद्रता के साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उत्पाद के साथ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार हम अभिक्रिया का औसत वेग पता लगा सकते हैं ग्राफ की सहायता से, वक्र की सहायता से। अब हम तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग की बात करते हैं। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग क्या होता है? तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, नाम में आ रहा है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसका तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कहते हैं। किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग।
किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग क्या होता है? उसका तात्क्षणिक वेग होता है। देखो तात्क्षणिक वेग जो है उसमें बहुत ही सूक्ष्म समयांतराल लिया जाता है। अनंत सूक्ष्म समयांतराल पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जाता है। जैसे औसत वेग में हमने देखा था डेल्टा टी समयांतराल था लेकिन वह बड़ा था। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग में अनंत सूक्ष्म समयांतराल पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी सहायता से अभिक्रिया का वेग पता लगाया जाता है। जैसे अभी हमने औसत वेग लिखा था, तो औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, देखो तात्क्षणिक वेग लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे? तात्क्षणिक वेग बराबर, जैसे अभी हमने औसत वेग लिख डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्लस माइनस, यहाँ सी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और डेल्टा टी समय में परिवर्तन है। अगर अभिकारक की सांद्रता है तो उसके साथ लगाएंगे माइनस का चिन्ह और उत्पाद की सांद्रता है तो उसके साथ लगाएंगे प्लस का चिन्ह। ठीक, यहाँ डेल्टा बड़े अंतर को दर्शाता है, सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा टी बड़ा समय अंतराल है। जबकि तात्क्षणिक वेग जो है वहाँ समय अंतराल क्या होगा? अनंत सूक्ष्म होगा। अनंत सूक्ष्म का मतलब लगभग 0 के बराबर होगा डेल्टा टी का मान। डेल्टा टी का मान लगभग क्या होगा? 0 के बराबर है। यानी यहाँ लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी अग्रसर है 0 की तरफ। ठीक है, ये डेल्टा टी 0 की तरफ अग्रसर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। तो डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा? डी। ठीक, डी का मतलब है अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, सांद्रता में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन दर्शाता है डी, और डी टी यानी समय में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। या हम कह सकते हैं डी जो है वो, या डी सी तो है सांद्रता का अवकलज और ये डी टी है समय का अवकलज। ठीक है, यानी सांद्रता में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन और यह है समय में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, और अनंत सूक्ष्म परिवर्तन का मतलब है लगभग 0 परिवर्तन, यानी डेल्टा टी 0 के लगभग बराबर है, 0 की तरफ अग्रसर है, तो जो अभिक्रिया वेग होगा वो होगा कौन सा? तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, जिसको डी सी अपॉन डी टी से व्यक्त करेंगे। अब देखो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को प्रायोगिक रूप से ज्ञात करना संभव नहीं है। जैसे डीसी और डीटी जो है वो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, ये सांद्रता में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, ये समय में अनंत सूक्ष्म अंतराल है, और इनको हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात करें तो वो संभव नहीं है। इसलिए क्या करते हैं? तात्क्षणिक वेग को किसकी सहायता से पता लगाते हैं? वक्र की सहायता से पता लगाया जाता है तात्क्षणिक वेग। कैसे? हम अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य वक्र खींच करके उसकी सहायता से इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये वक्र है, यहां तो है सांद्रता, ठीक, और यहां है समय। अभिकारक के लिए खींचे हम तो हमने अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में वक्र देखा है। ये अभिकारक की सांद्रता, मान लीजिए शुरुआत में सांद्रता यहाँ है, तो जैसे जैसे समय में वृद्धि होगी अभिकारक की सांद्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। सांद्रता में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। इस तरह का वक्र आता है सांद्रता और समय के बीच। अभिकारक की सांद्रता है और समय के बीच में वक्र है। अब हमें तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है किसी समय पर। किसी समय पर अगर हमें तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है तो उस समय पर क्या करते हैं? इस वक्र पर कोई बिंदु लेते हैं। जैसे मान लीजिए समय t पर हमें तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है,
तो t समय पर क्या करेंगे, हम कोई वक्र कोई बिंदु ले लेंगे। यहाँ पर इस वक्र पर कोई बिंदु लेंगे t समय पर। जैसे ये बिंदु आ गया, यहाँ पर ये बिंदु है, मान लेते हैं p बिंदु है, और इस बिंदु पर क्या खींचते हैं, फिर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। और इस स्पर्श रेखा का क्या पता लगा लेते हैं, ढाल पता लगा लेते हैं। इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है, ढाल यानी स्लोप, इस स्पर्श रेखा का स्लोप पता लगाया जाता है। और जो स्लोप होता है ना, वो ही तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग को व्यक्त करता है, यानी वो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग के बराबर होता है, ठीक। स्लोप पता लगाने के लिए हम इस वक्त स्पर्श त्रिज्या को आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ काट रहा है ये, मान लीजिए ये बिंदु तो क्या है A और ये बिंदु क्या है B, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो अंतर है ये हो जाएगा DC, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा DT। क्या हो जाएगा, DT। तो ढाल जो है वो बराबर होगा DC अपॉन DT के। देखो अभिक्रिया का जो तात्क्षणिक वेग है वो ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है, इस स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है। ढाल का मतलब होता है tan थीटा। ढाल बराबर किसके है, tan थीटा, ठीक, tan थीटा। और ढाल कैसे ज्ञात करेंगे, ढाल बराबर tan थीटा, और ये बराबर किसके होता है, तात्क्षणिक वेग। ढाल यानी स्लोप, tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार, ठीक। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, यानी ढाल बराबर हो जाएगा DC अपॉन DT। ये क्या है DC, ये क्या है DT, तो DC अपॉन DT के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि अभिकारक की सांद्रता है तो यहाँ कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इस तरह हम स्लोप को पता लगा लेते हैं, tan थीटा का मान पता लगा करके अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं ग्राफ की सहायता से, ठीक है। उत्पाद के वक्र की सहायता से भी हम तात्क्षणिक, जैसे यहाँ सांद्रता हमने किसके लिए, अभिकारक की, उत्पाद की सांद्रता के द्वारा भी अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में वक्र खींचें, उत्पाद की सांद्रता और समय, जैसे ये सांद्रता किसकी ले लें हम, उत्पाद की, ठीक, और यहाँ ले लें समय। तो और हमने पढ़ा है उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में वक्र कैसा आता है, प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, 0, और धीरे 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 सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि। इस तरह का वक्र आता है उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में। ये सांद्रता किसकी है, उत्पाद। यहाँ सांद्रता किसकी ली थी हमने, अभिकारक, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार कोई समय ले लेते हैं। मान लीजिए इस समय ले लिया हमने t। अब इस समय t पर हमें तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है, तो इस समय t के सापेक्ष इस वक्र पर कोई बिंदु लेते हैं। उसी प्रकार इस बिंदु पर क्या खींच लेते हैं हम, स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस बिंदु पर क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक। और इस स्पर्श रेखा का क्या पता लगा लेते हैं, ढाल। ढाल पता लगाने के लिए ठीक, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पता है हमें क्या होती है, स्पर्श रेखा इस बिंदु को स्पर्श करेगी। ये ध्यान रखें, स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है इस बिंदु को स्पर्श करेगी। तो अब स्पर्श रेखा का क्या हम ज्ञात कर लेंगे, स्लोप पता लगाएंगे, ढाल पता लगाएंगे। तो ये तो सांद्रता को व्यक्त करेगा DC, और ये हो गया समय में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन DT। तो इसकी सहायता से पता लगा लेंगे DC अपॉन DT। क्लियर।
तो इस तरह हम सांद्रता समय के वक्र की सहायता से अभिक्रिया का कौन सा वेग पता लगा सकते हैं? तात्क्षणिक वेग पता लगा सकते हैं। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग के बाद में बात करते हैं हम प्रारंभिक वेग या इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। प्रारंभिक वेग क्या होता है? t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है उसे हम कह देते हैं प्रारंभिक वेग। जैसे हमने तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया, तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए अभी हमने वक्र खींचा था और उस वक्र में हमने कोई समय t लेकर के किसी समय t पर अभिक्रिया का कौन सा वेग ज्ञात किया था? तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया था। ठीक है, किसी समय t पर ज्ञात किया था हमने। अगर यहाँ समय t बराबर कितना हो जाए? 0, समय t बराबर कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम? अभिक्रिया का कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग। जैसे यहाँ t समय पर हमने ज्ञात किया है, अगर t की जगह हम 0 समय ले लें तो ये कौन सा वेग हो जाएगा? प्रारंभिक वेग हो जाएगा। अगर हमें प्रारंभिक वेग लिखना है तो कैसे लिखेंगे? प्रारंभिक वेग या इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन dc अपॉन dt, ये कौन सा वेग था? तात्क्षणिक वेग। अगर यहाँ पर क्या हो जाए? अगर यहाँ पर t किसके बराबर हो जाए? 0 के। मैंने क्या कहा कि t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उसका आरंभिक वेग होता है। अगर t बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो इस तात्क्षणिक वेग को ही क्या कहेंगे हम? प्रारंभिक वेग कहेंगे। यहाँ t बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो ये वेग ही क्या कहलाएगा? इसका प्रारंभिक वेग कहलाएगा। और प्रारंभिक वेग ज्ञात करने के लिए, प्रारंभिक वेग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सांद्रता समय वक्र में t बराबर 0 समय लेते हैं। सांद्रता समय वक्र में कौन सा समय लेंगे? t बराबर कौन समय लेंगे? 0। जैसे हमने वक्र खींचा था, ये इस तरह वक्र आया था। अब यहाँ 0 है, t बराबर 0 समय पर कोई बिंदु ले लेते हैं। प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है तो t बराबर 0 समय पर क्या ले लिया? कोई बिंदु ले लिया, और इस बिंदु पर क्या खींच देंगे हम? स्पर्श रेखा। इस बिंदु पर क्या खींच देंगे? स्पर्श रेखा खींच देंगे। ठीक, और इस स्पर्श रेखा का क्या पता लगाएंगे? ढाल। तो वही कौन सा वेग आएगा? उसका प्रारंभिक वेग आएगा। क्लियर हो गई ना बात? जैसे तात्क्षणिक वेग में हमने किसी समय t पर कोई बिंदु लिया था और उस पर स्पर्श रेखा खींच करके उसका स्लोप पता लगाया था। यहाँ आरंभिक वेग की बात कर रहे हैं तो यहाँ t बराबर कितना होगा? 0। t बराबर 0, यहाँ पर 0 है, सांद्रता भी 0 है, समय भी 0 है। तो इस t बराबर 0 समय पर यहाँ ले लिया हमने, इस वक्र पर कोई बिंदु ले लिया और इस बिंदु पर क्या खींच दी? स्पर्श रेखा खींच दी। अब इस स्पर्श रेखा का क्या पता लगाते हैं? ढाल पता लगाते हैं, और इस स्पर्श रेखा का जो ढाल आएगा वही अभिक्रिया का कौन सा वेग होगा? आरंभिक वेग होगा, प्रारंभिक वेग होगा। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखेंगे, एक तो पढ़ा हमने औसत वेग। औसत वेग में तो क्या होता है? औसत वेग में डेल्टा t जो समय अंतराल है वो थोड़ा बड़ा होता है। तात्क्षणिक वेग में dt अनंत सूक्ष्म समय अंतराल पर सांद्रता परिवर्तन में भाग दे करके पता लगाते हैं। dc अपॉन dt या dc अनंत सूक्ष्म सांद्रता परिवर्तन होता है, dt अनंत सूक्ष्म समय परिवर्तन होता है। और प्रारंभिक वेग की बात करें, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पर t बराबर कितना होता है? 0। t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग है वही होता है उसका कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग होता है। समझ में आ गई बात? तो अभिक्रिया वेग समझ में आ गया। हमने देखा अभिक्रिया का वेग लगातार घटता है, और हमने ये भी देखा था कि अभिक्रिया जो है कंप्लीट नहीं होती। वेग जो है ना वो 0 नहीं होता है। अभिक्रिया का वेग वक्र की सहायता से हमने देखा था, अभिक्रिया का वेग कभी भी 0 नहीं होता है, अनंत स्पर्शी होता है। तो हमें भी इसी प्रकार लगातार चलते रहना चाहिए। वेग चाहे धीमा हो जाए लेकिन रुकना
नहीं चाहिए। अभिक्रिया वेग से भी हमें एक शिक्षा मिलती है, जैसे अभिक्रिया का वेग लगातार अभिक्रिया चलती है, अभिक्रिया के वेग में कमी तो आती है लेकिन अभिक्रिया कभी भी रुकती नहीं है, अनंत समय तक अभिक्रिया चलती रहती है। उसी तरह हमें भी लगातार चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। धन्यवाद।